गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हो गया हूँ। आप सभी इस वीडियो को भी ध्यान से देखें और इससे पहले कक्षा 1 से 5 और 6 7 कक्षा के जो भी वीडियो डाले गए हैं उनको भी एक बार ध्यान से देखें, क्योंकि वो बेसिक से संबंधित है। शुरू से लेकर अब तक जितने भी बेसिक से संबंधित जितना भी गणित है वो शुरू में चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो आपको वो भी वीडियो देखना चाहिए। और कई बच्चे हैं वो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जैसे मैंने कई कक्षाओं में या कई पेजों पर ये बोला है कि इस वीडियो को देखने के लिए या इस चैप्टर को देखने के लिए या इस गृह कार्य को देखने के लिए आप कक्षा 3 के वीडियो में या पीछे की कक्षा के वीडियो में जाइए। तो वहीं से क्या करते हैं वो बच्चे, उस वीडियो को वहाँ छोड़ देते हैं और कक्षा 3 के वीडियो में, 4 के वीडियो में, कक्षा 1 के वीडियो में वहाँ चले जाते हैं ढूंढने के लिए। तो उनसे मैं एक बार यही कहूँगा कि आप उस वीडियो को पूरा देखें। उस वीडियो में जो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो पढ़ लीजिए और साथ साथ में उनको नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए कक्षा 3 4 5 में या बैक कक्षा या जो पीछे कक्षा उसमें बताया गया उसको देखना है। अब हम चलते हैं कक्षा 8 के गणित विज्ञान भाग की ओर 1 की ओर। और सभी जो छोटे बच्चे हैं उनसे यही कहूँगा कि आपको कक्षा 6 7 का वीडियो ज़रूर देखना है ताकि समझ में आए। और अगर पीछे के वीडियो भी पसंद आए हैं और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कम से कम अपने 5 मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, ताकि नया वीडियो भाग 2 भी आएगा वो लेकर आपके सामने आऊँगा। भाग 2 3 4 सभी आते रहेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो कक्षा 8 का हम पढ़ेंगे गणित और कार्यपत्रक 1। ये आप ऊपर वाली फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। अगर आपको पूर्ण संख्या देखनी है तो आपको कक्षा 6 या 7 में जो पढ़ाया गया वहाँ पर संख्याएं के बारे में थोड़ा बताया गया तो वहाँ मिल जाएगी। और अगर ये नहीं मिला तो आप पूर्ण संख्या लिख के, मास्टर टी.सी. राठौड़ का एक वीडियो डाला गया है संख्याओं से संबंधित संख्या पद्धति, तो आप उसमें नंबर सिस्टम लिख लीजिएगा। नंबर सिस्टम NUMBER, आपके सामने बोलो NUMBER, नंबर SISTEM सिस्टम। और नीचे लगाना है आपको मास्टर टी.सी. राठौड़, आपको लिखना आता होगा राठौड़ HORE, ये पूरा आ जाएगा राठौड़। ठीक है, तो ये आप सर्च कर लीजिए नंबर सिस्टम में, आपको वहाँ पर सम संख्या सभी वीडियो मिल जाएंगे, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वो जो क्लास से संबंधित है। और कई बच्चों की शिकायत ये भी आ रही है कि मैं तेज़ बहुत पढ़ा रहा हूँ। तो आपने एक बात नोट की होगी कि मैं प्रत्येक वीडियो में 10 से 12 पेज सम्मिलित कर रहा हूँ, 15 पेज तक सम्मिलित कर रहा हूँ और एक पेज में 7 से 8 क्वेश्चन हैं। तो मान के चलो आपको मैंने कम से कम 70-80 क्वेश्चन पढ़ाने होते हैं। और 70-80 क्वेश्चन अगर मैं 1 घंटे के आसपास में या 40-45 मिनट में पढ़ाऊँगा तो वो फर्स्ट होगा, थोड़ा तेज़ हो जाएगा। लेकिन अब ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद में आपको मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा। एक वीडियो में 1 या 2 पेज शामिल करूँगा, चाहे वो वीडियो आधे घंटे का बने चाहे 1 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो तक मैंने पीछे का जितना भी सिलेबस था, यानी कि लगभग 1-1.5 महीने का, उसको कवर किया। इस कारण मुझको तेज़ बनाना पड़ा वीडियो को। चलते हैं हम आगे। तो चलते हैं हम वीडियो में और देखते हैं क्या है पूर्ण संख्या। इन पूर्ण संख्या का मतलब होता है, देखो, एक संख्या होती है प्राकृत संख्या। चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से होती है? जिस संख्या की हम गिनती कर सकते हैं। तो गिनती शुरू कहाँ से होगी? फिर 0 से तो होगी नहीं, क्योंकि 0 को तो हम क्या करते हैं, शून्य कह देते हैं। और शून्य कोई वस्तु की, चीज़ की, अब आप कह सकते हो यहाँ पर शून्य आम पड़े हैं, शून्य तरबूज पड़े हैं, शून्य केले पड़े हैं, शून्य मेज़ है या और कुछ भी है। तो आप उसको बता नहीं सकते, यानी गिन सकते हो क्या शून्य को? शून्य को वैसे संख्या के रूप में तो गिन सकते हो, लेकिन किसी वस्तु के रूप में नहीं गिन सकते। तो कम से कम आपके पास क्या होगा, एक कोई चीज़ पड़ी होगी, चाहे वो कुछ भी पड़ा है, तो आप बोल दोगे ये तो एक आम है
या एक सेब है, या आपको किसी को कमरे में भेज दिया और वहाँ जाके देखे आपको क्या चीज़ मिली, तो अगर वहाँ कुछ नहीं होगा तो आपके आके बोलोगे कुछ नहीं है, लेकिन अगर वहाँ कुछ एक भी चीज़ पड़ी होगी तो आप बता दोगे कि वो चीज़ पड़ी है। और एक के अलावा अगर बहुत सारी चीज़ें एक एक के रूप में पड़ी है, एक केला, एक आम, एक सेब, तो आप बता दोगे एक सेब पड़ा है, एक केला पड़ा है, एक आम पड़ा है, एक मेज़ पड़ा है, एक कुर्सी पड़ी। प्राकृत संख्या प्रकृति में गिनने योग्य संख्या होती है, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो वो एक से शुरू होती है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जब मैंने प्राकृत संख्याएं बताई थी, कहाँ से शुरू होगी? एक से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक शुरू चलती है। तो इसके पीछे एक जीरो और लगा दो। अगर जैसे ही जीरो लग जाएगा तो संख्याएं क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ पर समझते हैं। ये होती है पूर्ण संख्या। तो बताओ ये 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण है क्या? नहीं है, ये तो आधी है। ठीक है। ये क्या है? ये माइनस है, तो माइनस तो आएगा नहीं पूर्ण संख्या में। ये क्या है? बटा में है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, बटा वाली संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकती है। कैसे? मैं लिख देता हूँ 9/3। अरे ये पूर्ण संख्या नहीं है क्या? है। इसमें भाग दे के देखो, 9 में 3 का भाग दिया, क्या आएगा? 3। लेकिन 5 में भाग दो तो क्या आएगा? 2.5 आएगा। 5 में 2 का भाग दे रहे हैं तो इसलिए 2.5 तो पूर्ण नहीं है, लेकिन ये 3 पूर्ण है। तो ऐसा भी आपको मिल जाए तो ध्यान रखना, बटा का आपको रटना नहीं है कि आप रट लो। का सर ने तो बताया था बटा वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। एक और बता देता हूँ, क्या ये वर्गमूल वाली संख्या पूर्ण संख्या है? कई बच्चे कहेंगे अंडर रूट में है सर, वर्गमूल में नहीं होगा। लेकिन अगर इसको करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट, हटा देंगे, यानी अंडर रूट हटाने के लिए 2 गुणा 2 करेंगे, और 2 और 2 टुकड़े अलग अलग हो गए, ये अंदर रहेंगे नहीं, ये बाहर निकल जाएंगे, अकेले 2 बन जाएंगे, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या। इस प्रकार ध्यान रखना है कि जो संख्या स्वतंत्र रूप में अपने आप स्वतंत्र होना चाहे वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन वो संख्या देखने में पूरी होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए, और बटा में अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट यानी कि वर्गमूल में। अगर वर्गमूल में 2 को लिख दोगे तो 2 को बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। बाकी उनको देखना उन प्रकृति पर निर्भर करती है। आगे चलते हम, कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या पूछा है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहला प्रश्न हो चुका है, हम अगले वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या वह होती है जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर बोल देंगे p और बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब कई बोलेंगे सर p बटा q के रूप में लिख देंगे, तो ये तो सारी p बटा q के रूप में दिख रही है, दिख रही होगी आपको, लेकिन नहीं दिख रही, अभी बताएंगे। इसका एक शर्त भी है, p बटा q के रूप में लिखी हो सकती है, लेकिन देने वाली बात ध्यान है, यहाँ पर क्या है? 5 बटा क्या है? 0। तो ध्यान रखना, हर के जगह है, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 कहीं भी हो सकता है, हर की जगह अकेला 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, आप लिख लो 11/10 लिख दो, तो फिर बोलोगे सर यहाँ पर तो 0, ये से नहीं, केवल अकेला 0 नहीं होना चाहिए, जैसे ये दिख रहा है। अगर 0 नीचे आ गया तो इसका मान अनंत हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। तो कुछ समझ में आया? ये फिर p बटा q के रूप में लिखी है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? नहीं वाला हो गया। तो ये है। कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक चलती थी? अनंत तक। और प्राकृत संख्या में क्या कर दिया मैंने? 0 जोड़ दिया, तो क्या बन गई? ये पूर्ण बन गई, ये पूर्ण हो गई, और ये प्राकृत हो गई। ध्यान रखना। अब पूर्णांक करेंगे। पूर्णांक क्या करेंगे हम? पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं इस 0 के इस तरफ 1 2 3 4 बढ़ रहे थे, ऐसे के ऐसे अंक ऋणात्मक रूप में लगा दो, -1 -2, ये इधर अनंत तक जाएंगे, ये इधर अनंत तक जाएंगे। तो ये जो होते हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, दशमलव वाले ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को शामिल किया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं, पूर्ण अंक हो जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये पूछ रहा पूर्णांक संख्या नहीं है। अब देखो, मैंने बताया था कि 0 से लेकर इधर अनंत तक जाना और इधर ऋणात्मक में अंत तक जाना, तो ये ऋणात्मक है, ये तो है, ये 5 भी है क्यों? धनात्मक है।
ये 12 भी धनात्मक है, लेकिन ये क्या है, ये दशमलव वाली आ गई तो ये पूर्ण अंक है क्या, अंक नहीं है पूरा, इसलिए ये इसका नहीं वाला उत्तर इससे संबंधित होगा। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है आपको, ऐसे जीरो लगा लेना है और जीरो लगाने के बाद में एक संख्या रेखा लगा लेनी है। इधर आपको 1 2 3 4 लगा देना है, इधर -1 -2 -3 लगा देना है और इस एक को मान लेना 1, ठीक है। उसके आगे छोटे छोटे दशमलव बना लेने हैं, जो शेष आए शेष फल आएंगे 10 तक, ठीक है। इस प्रकार निशान लगा लेना और आपको इस प्रकार इसमें भाग देते हुए आपको लिख लेना है। कैसे भाग दोगे देखते हैं, इसमें भाग दे के देते हैं। साधारण सी संख्या आपके सामने है, तो 17 में भाग देंगे किसका, 5 का, तो 3.2 आएगा। कितना आएगा, 3 तो आएगा पूरा और 2/5 आएगा। तो 3 1 2 3 प्लस के आ रहे हैं तो 3 आ गया और 3 आगे यहाँ पर लगा देना है, यहाँ 3 के आगे लगाना है, तो 3 सही 2/5 या इसको 17/5 कहाँ लिख देना है, 17/5। इसी प्रकार आपको इन सारे को भाग दे के देखना और लिख लेना है। अब चलते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। यहाँ संख्या दी गई है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि साफ दिखे, 3/4 और 3/4 और 3/5 के बीच में क्या बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या कितनी, 10 परिमेय संख्या। आपको मैं बता देता हूँ, आप इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, और वो तरीका क्या है, दोनों में हम भाग देते हैं। इधर भाग देते हैं हम 3 में किसका, 4 का, सीधा जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं, 3 बार गया, 7 बार गया, 7 चौक 28, 7 चौके 28, 2 आया, 0 ऊपर से उतार ली, यहाँ लग गया 5, 5 चौक 20। ये तो आपको आता होगा इतना, तो क्योंकि अब आप 8वीं क्लास तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर 0.75 आ गया, जिसको बोलते हैं 0.75। इस तरह इसको लिखा आपको मिल जाएगा। अब दूसरे का भाग देते हैं हम, तो दूसरे में भाग देंगे 3 में भाग दे के देखते हैं किसका, 5 का, तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 तो अपने आप लग जाएगी, दशमलव लगाएंगे ना तो 0 लग जाएगी। तो पहले मैं सीधा दशमलव से शुरू करता हूँ, आपको समझ में आए, क्योंकि अपने यहाँ कुछ नहीं भागने जा रहा था, इसलिए आपने क्या लगाया, 0। जैसे 0 लगाया तो यहाँ दशमलव लगा दिया और 6 बार पढ़ा तो कितना आ गया इसका, 6 पंजे 30, कुछ बचा नहीं, तो इसको आ गया 0.6। इसका उत्तर आ गया 0.6, इसका आ गया कितना, 0.67। तो अब उत्तर दोनों याद रखना, लिख लेते हैं। एक का उत्तर था 0.6, एक का उत्तर था 0.75। अब बताओ इसके आगे मैं आपको बोल दूं 0 लगा दो, कोई हर्ज, कोई फर्क पड़ा क्या, 0.6 का मतलब 0.6 ही रहा और ये रहा। अब बताओ इसके आगे लगा लो 0 पॉइंट तो था 61.62, ये 0 अपने आप लगती जाएगी, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66। इस प्रकार की आप संख्याएं बना सकते हो। अब कहोगे सर ये तो फिर कहाँ हो गई, परिमेय संख्या कहाँ होगी, आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगी। अब मैंने यहाँ बताई थी, इनके बीच में आपको 10 बनानी थी, आप जितनी मर्जी अनंत संख्या बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, अब मैं 0.60 बनाया था, इसके बाद में 61 लगा दिया था, मैंने क्या लगा दिया, 0.61, और यहाँ लगा देता हूँ मैं 0.70, क्या लगा देता हूँ 0.70, यानी आपने आगे था ना 70, इसके बाद में था कि जो कुछ था वो आपने 0.70 तक पहुँच जाएंगे। अब इसके बीच की मैंने 1-2 संख्या उठा ली है, कैसे करेंगे अब देखते हैं आपके सामने। तो अब जैसे आएगी इसको क्या करेंगे, इस 1 का 0 लगा दो, इस 6 का 0 लगा दो और इस दशमलव का 1 लगा दो, और ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ, बराबर से हट गया। तो ये क्या बन गया अभी बताओ, 61/100। और इसी प्रकार इसको कर देता हूँ मैं 0 का 0, 0 का 0, इस 1 को हटा, दशमलव को इसको हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, हमेशा 1 लगता है, ये आपको बताया है। अगर नीचे 1 है तो ऊपर दशमलव लगा दो, हटाकर ऊपर संख्या गिनते। अब ऐसा तो मैंने बताया था ना, पिछली वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपके समझ में नहीं आया तो। अब इस प्रकार लिख दिया, इस 1 0 से 1 0 काट दिया, बताओ कितना बचा, 7/10। 7/10 परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो इसको 61/100 ही रहने दो, तो इसलिए एक परिमेय संख्या ये हो गई, एक ये हो गई। इस प्रकार आप बहुत सारी याद कर सकते हैं। एक आध और बता देता हूँ मैं आपको, कौन कौन सी बता देता हूँ, जैसे 6 लिख दो और पॉइंट था इसके आगे, क्योंकि ये देखो 61 से लेकर 75 तक हम जा रहे थे ना,
जो भी है 60 तक 70 तक कैसे भी जा रहे थे, 75 तक जा रहे थे, तो आपको 66 मिल गया। जैसे इसको हटाएंगे, इसको रबड़ से हटाएंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा। ये जीरो पड़ा, जीरो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब जैसे दशमलव हट गया, बटा में क्या आ गया 100, यानी 2 अंक आ गए, 2 अंक की जीरो आ गई, दशमलव का 1 आ गया। अब बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग दिया 33 आ गया, 2 का भाग दिया 50 आ गया। बताओ क्या बन गया 33/50। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसी आप अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। आपको तो केवल 10 ज्ञात करनी है। देखते हैं कौन कौन 10 ज्ञात कर सकता है मेरे द्वारा बताए गए तरीके से। अब चलते हैं कार्यपत्रक 2 की और हम कार्यपत्रक 2 को पढ़ेंगे। और आज का वीडियो मैंने थोड़ा आपकी जो स्पीड है उसको ध्यान में रखते हुए, गति को ध्यान में रखते हुए बनाया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो में समय लग रहा है। ये कह रहा है समीकरण को हल करना है तो x + 3 = 7। बस मैं तो एक ही तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ मान लो खाली स्थान, साधारण भाषा में यहाँ मान लो खाली स्थान और प्लस और 3 और बराबर 7। अब एक ये बताओ मेरे को कि यहाँ 7 आए, ये 7 3 है वो जोड़ने पर आए, यहाँ पर क्या जोड़े, तो सीधा 4 जोड़ के देख लो, 4 और 3 क्या होते हैं 7। तो इस प्रकार एक तरीका तो ये है। कई बच्चों को आता नहीं, वो ऐसे कर लेते हैं। कईयों को इसका पक्षांतर वगैरह करना था, वो कैसे करेंगे, तो हम लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये x + 3 लिखा हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करते हैं तो ध्यान रखना, इधर अगर प्लस की संख्या है, देखो इधर माइनस की है, इधर गुणा की है, इधर भाग की है, तो वो चेंज किस में होती है, भाग वाली इधर जाके गुणा में, गुणा वाली इधर जाके भाग में, घटाव वाली इधर आके जोड़ में, और जोड़ वाली इधर आके घटाव में। याद कर लीजिएगा कैसे होगी, यानी कि अगर इधर जोड़ है तो वो इधर आके घटाव, इधर माइनस है तो इधर आके जोड़, इधर गुणा है तो इधर आके भाग, और इधर भाग है तो इधर आके गुणा, और बीच में बराबर। यानी कि इधर वाली इधर जाएगी, देखो ऐसे जोड़ का गुणा, गुणा का भाग, मतलब विपरीत सिंबल या प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। तो आपके सामने देखो क्या था, x को हम यहीं रखेंगे। पक्षांतर करने के लिए पहले 7 का 7 लिख देंगे। अब देखो पक्ष किसका बदलेंगे, 3 का ही बदलेंगे, तो 3 का यहाँ लिख देते हैं। अब बताओ यहाँ दोनों के बीच में निशान कौन सा, प्लस का, तो मैंने कहा था इसको बदलना है, बदल दिया। क्या आ गया, 7 में 3 घट गए, तो x = 7 में से 3 घटे कितना है 4, तो x का मान कितना आ गया 4। यही बताया था मैंने आपको। इसी प्रकार हम करते हैं ये वाला सवाल, तो 2x = 10। अब देखो 2x का मतलब है 2 × x, और बराबर कितने हैं 10। अभी मैंने बताया था कि ये बराबर का रहेगा, बराबर 10 का तो 10 रहेगा, लेकिन यहाँ x का भी x रहेगा। अब यहाँ संख्या, इसको पक्षांतर करना है, सभी को पक्षांतर नहीं करना, पक्षांतर नहीं करना, संख्या को करेंगे। संख्या 2 इधर गुणा में है, तो इधर वाली यहाँ से जाके कहाँ जाए भाग में, तो यहाँ भाग में 2 लिख देते हैं। चलो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 10 के भाग 2। तो अब देखो 10 x बराबर 10 बटा क्या हो जाएगा 2, और 10 में जैसे 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, x = 5। अब उत्तर की जांच करते हैं हम। देखो ये 10 आया है, कैसे आया है, 2 और x की जगह हम रख देते हैं 5, और दोनों इकट्ठे एक साथ है, तो इनके अंदर क्या होता है, गुणा का निशान, तो गुणा लगा के देखो, तो 2 को गुणा करके देखो 5 से, उत्तर क्या आ रहा है 10। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। इस प्रकार आपको करना है। अब इसको ऐसे कैसे ही करना है। अब बताओ यहाँ x की जगह क्या रखें कि जोड़ते 9 आ जाए, तो सीधा दिख रहा है 4 रखना है, और आपको पक्षांतर करना है। x में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए, तो यहाँ x की जगह इतना क्या रख दें कि 3 घटाने पर 7 आए, तो आप घटा लीजिएगा। इस प्रकार आपको करना है। प्रश्न आगे आ रहा है, रोहित की आयु प्रिंस की आयु से 2 गुनी है। यदि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग है वो 28 वर्ष हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, रोहित की आयु प्रिंस की आयु से कितनी है, 2 गुनी है। यदि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाए, 28 वर्ष हो जाए, तो बताओ उनकी आयु कितनी होगी। तो देखते हैं, हम बना लेते हैं रोहित की आयु। पहले लिखते हैं हम रोहित की आयु, रोहित की आयु मान लेते हैं हम x। तो एक मिनट रुको,
प्रिंस की आयु से दुगनी है, तो रोहित नहीं लिखेंगे भी, पहले प्रिंस लिखेंगे। प्रिंस की आयु कितनी है बताओ भाई, x मान लेते हैं। तो रोहित की कितनी हो जाएगी, याद रखना आपको, रोहित की 2 गुणी का मतलब 2 से x को गुणा कर दो, दुगुनी हो गई, तो 2x हो गई। अब ये कहता है कि आज के समय इतनी है इन दोनों की आयु, आज के समय कितनी है इनकी, एक की आयु है x वर्ष और इसकी है एक की है 2x वर्ष। लेकिन ये कहता है कि दोनों में, अब देखो एक की उम्र तो बढ़ेगी नहीं, इसकी भी 5 वर्ष बाद में, इसकी भी 5 वर्ष बाद में कितनी है वो पता नहीं है। तो इन दोनों की अगर 5 वर्ष करते हैं तो कितनी हो जाती है, दोनों की आयु 28 वर्ष ही हो जाती है। दोनों आयु का योग कितना हो जाता है, 28 वर्ष। तो एक साधारण सा ट्रिक बता देता हूँ आपको, दिमाग में अपने को लोड नहीं लेना, अपने को प्रश्न करना है। वो क्या है, अब आपके सामने आया था, ये प्रिंस की आयु थी x + 5, ठीक है, प्लस किसकी आयु, दूसरे भाई की आयु रोहित की, x प्लस कितना 5, यानी ये हो गई रोहित की आयु, ठीक है, ये हो गई प्रिंस की आयु। इन दोनों की आयु का जोड़ कितना है बताओ, 28 वर्ष। ये तो आपको समझ में आया होगा ना, यानी इसकी आयु और इसकी आयु, यानी ये प्रिंस आ गया और ये रोहित आ गया, इन दोनों की आयु को जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है, 28 वर्ष। ये समझ में आया ना, तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या होगा, इन दोनों की आयु हमने जोड़ के क्या कर ली, 28 वर्ष कर ली। तो अब देखते हैं, पक्षांतर करते हैं, वही आपको बताया था, इधर लिख लेते हैं x, और ऐसी चीज़ है उसको साथ में रखेंगे 2x, और बराबर में 28 तो थे ही थे, और इन दोनों के आगे निशान किसका है बताओ, जोड़ का है, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, 5 और 5 10 घट जाएंगे, तो ये इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3x हो जाएंगे, और ये घट के कितने हो जाएंगे बताओ भाई, दोनों घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 18, 28 में से 10 गए तो 18 आ जाएंगे। अब देखते हैं x बराबर कितना होगा, तो ये गुणा में इधर आके क्या है, 18 के भाग में चला जाएगा, तो 18/3, आप 18 में 3 का भाग दे के देखो, उत्तर आ जाएगा 6। तो x की आयु, यानी कि हम दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। प्रिंस की आयु कितनी है बताओ भाई, प्रिंस की आयु है 6 वर्ष, रोहित की दुगुनी थी, इसलिए कितनी हो जाएगी, 6 × 2, यानी कि 6 × 2 12 वर्ष। अब देखो ये कितनी है, 6 और 12 2 18 हो चुकी है ना, और अगर इसमें 5 वर्ष इसकी जोड़ दें, 5 वर्ष इसकी जोड़ दें, तो कितनी हो जाएगी 10, और दोनों में प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 और 18 28 आ गया क्या। ये देखो अब इसकी इनकी आयु है वो 28 वर्ष हो जाती है 5 वर्ष बाद, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है, आपको उत्तर की जांच करने के लिए वर्तमान में आयु, दोनों की आयु ज्ञात करनी थी, तो एक की 6 वर्ष है और एक की 12 वर्ष है। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो भाई लंबा हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन अब ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, हम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, गणित के लास्ट पेज है, और उसके बाद में हम विज्ञान का देखेंगे। x के पास y से 2 ज़्यादा है, हमें समीकरण बनाना है इनका। देखो x है और बराबर क्या है, इधर y लिख देते हैं, x और y दोनों बराबर कर देते हैं, और एक बार लिख लेते हैं। अब देखते हैं x के पास y से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, या तो x के अंदर 2 जोड़ देते हैं, तो देखो x के +2 हो गया, तो x + 2 = y, ये दोनों इस प्रकार समीकरण बनेगा। या इसको आप एक तरीके से और दूसरा तरीका भी बना सकते हो, देखो x और बराबर y तो लिख लो। अब देखो x के पास ज़्यादा है, x के पास ज़्यादा है, तो यहाँ जोड़ रहे थे, अब इधर घटा दो, तो x में से अगर 2 y में से 2 घटा लेंगे तो मान क्या आ जाएगा x का, क्योंकि अब इधर माइनस है, इधर को लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना, x के अंदर इसको इधर लेके आएंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर y हो जाएगा। ये समझ में आया ना, पक्षांतर करने पर ही होता है। ये इसी उदाहरण को समझना है आपको, सभी के सभी ये इसी के हिसाब से बनाने हैं, और देखते हैं कौन कौन बना पाता है। नहीं बना पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनका वीडियो दोबारा से आपको समझा दूंगा। इनमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। गुणा है तो एक गुणा वाला बता देता हूँ आपको, ये देख तो क्या है, e के पास f का 3 गुना है, तो हम लिख देते हैं पहले e और बराबर में f। देखो e के पास f का 3 गुना है, f का 3 गुना, ये दोनों तो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देखो e के पास 3 गुना हो गया ना, इसके पास 3 गुना कैसे हो गया, 3 गुना e, 3 गुना e है f का, ये तो समझ में आ गया। इसका उत्तर या तो आएगा 3 गुना e बराबर f, या हम इसको लिख सकते हैं e का e f का f
बराबर का बराबर। अब ये गुणा में अगर इधर है तो इसके बट्टा में 3 लगा दो, यानी ये हो जाएगा। तो ये 2 समीकरण बन सकते हैं, आप जो भी आपको सरल लगे बना सकते हो। या तो ये उत्तर आएगा या ये आएगा, इस दोनों का मतलब एक ही है। आप ये मत समझना कि दोनों का अलग अलग है, इन दोनों का मतलब है कि अगर 3 का भाग दे देंगे तो भी वही आएगा, और एक दूसरे को 3 से गुणा कर लेंगे तो भी उत्तर आएगा। एक तरफ 3 लगाना है, या भाग में या गुणा में। जो गुणा वाला ज़्यादा है उसके पास या तो उसके साथ गुणा लगा लो, या कम वाला है उसके साथ में भाग में लगा लो, ये गुणा वाला आएगा तब। तो गुणा और कम ज़्यादा वाला उत्तर आ गया होगा आपके समझ में। अब चलते हैं हम विज्ञान की तरफ, और विज्ञान में हम देखेंगे। तो विज्ञान में ये आपका पहला पाठ है, उसमें से लगभग प्रश्न आए हैं कार्यपत्रक में। तो आपको पहला पाठ आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आपके बोर्ड की परीक्षा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना आपको, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं और विशेष आपको पढ़ना है। खरीफ की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो आपको मैं फसलों के नाम बता देता हूँ, ऋतुएं आप ढूंढना। साधारण रूप में मैं बता दूंगा, मेरा एक अलग ही पॉजिटिव अप डालेगा। हम लिख देते हैं, एक होती है खरीफ फसल, एक होती है खरीफ, एक होती है रबी, एक होती है जायद। देखो कई बच्चों को समझ, जायद के अंदर तो क्या आती है, सब्जियां आती है, सारी की सारी सब्जियां क्या आती है, सब्जियां। और ये कब होती है, ये होती है मार्च के बाद में। कब होती है, मार्च के बाद में। अब देखो एक लिखा था मैंने खरीफ, एक लिखा था रबी। तो जायद आपको समझ में आ गया, सारी सब्जियां होती है वो होती है। इन खरीफ में कितने अक्षर है बताओ भी, 1 2 3। रबी में कितने हैं, 1 और 2। अब मैं इसको साधारण भाषा में बताता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में इनको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हाड़ी, एक को बोलते हैं सावनी। आपके ध्यान में आया होगा, एक को सावनी और एक को हाड़ी। अब बताओ हाड़ी में अक्षर कितने हैं, हाड़ी में 2 अक्षर है, तो यहाँ पर लिख दो हाड़ी। और सावनी में 3 है, तो सावनी लिख दो, रबी के खरीफ के सामने सावनी। अब बताओ, अब आपको ये ध्यान होगा, अगर आपको नहीं आता है तो भी आप पता लगाओगे, अपने मम्मी पापा दादी दादा या अपने बुजुर्ग जो भी आपके आसपास में रहते हैं उनसे पूछोगे कि हाड़ी में कौन सी फसलें होती है, और जो हाड़ी में आएगी वो आपके रबी के सामने वाले खाने में लिखनी है। और किस ऋतु में होती है, ये सर्दी ऋतु में होती है, गर्मी ऋतु में होती है, आपको ये पता आपने उनसे लगाना है। आपको पता चल जाएगा कि हाड़ी कब होती है, हाड़ी जब बिजी हुई होती है। कटाई का मतलब हाड़ी कब होती है, हाड़ी बिजी हुई होती है। हाड़ी में कौन सी फसलें आती है आपको पता लगाना है, ये खुद का आपका काम है सोच विचार करने का। और सावणी में कौन सी फसलें होती हैं, वो सावणी वाली इसमें लिख देना। और फिर ऋतु आपको पता चल जाएगा कि सावणी में कौन सी होती है, गर्मी में होती है तो ग्रीष्म ऋतु में आएगी, सर्दी में होती तो सर्दी में आएगी, आपको वो छांटना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक पजल के रूप में प्रश्न छोड़ दिया है, समझा भी दिया है। तो आपको इसी तरह करना है। और बीजों को हम भंडारण करते हैं तो कहाँ रखते हैं, तो वो आपको ढूंढना है। फसल की कटाई करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं, तो हल से क्या करते हो आप, बिजाई करते हो। थ्रेसर से आप क्या करते हो, फसल में से कचरा अलग करते हो, दाने अलग करते हो। कल्टीवेटर से आप जुताई करते हो। अब ये आपका नया नाम है हार्वेस्टर। ये आपका फिर बच गया उत्तर, ये उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा। आपको ऐसे इस प्रकार उत्तर छांटने हैं। पशुपालन या पशुओं की देखभाल करना क्या कहलाता है, तो पशुपालन ही कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक नया प्रश्न है, अलग छांटना है, अलग पर गोला लगाना है। तो देखिए 3 इसमें एक जैसे हैं, मतलब 3 एक समान है, चाहे वो दाल हो सकती है, चाहे 3 वो फसलें हो सकती है, एक तिलहन हो सकता है, 3 सिंचाई के साधन पुराने हो सकते हैं, एक नया हो सकता है, 3 नहरों के साधन हो सकते हैं, एक कुएं का नदी का हो सकता है। आपको इनका पता लगाना है। देखते हैं कौन अलग, अपने हिसाब से अलग अलग करेंगे सभी, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। पुराने साधन अलग कर लेना, 3 जो 3 अलग होंगे, 3 वो किसी न किसी रूप से समान होंगे। कैसे, मैं आपको एक साधारण सा प्रश्न है वो समझा के बता देता हूँ। कैसे लिखोगे आप इसको साधारण समझो, यहाँ लिख लो आलू, एक लिख लो गोभी, एक लिख लो टमाटर, और एक लिख दो गेहूँ। ये सारे चीज़ें लिख दी मैंने, 4 नाम। अब बोल दूं कि इनमें से 3 एक समान है और चौथा अलग है, तो आलू सब्जी में आएगा, गोभी सब्जी में आएगी, टमाटर सब्जी में आएगा।
गेहूँ सब्जी में थोड़ी आएगा, गेहूँ तो आटा बनेगा, इसका आटा बनेगा तो ये क्या है, अलग है, ये क्या है, अन्न है, और ये सब्जियां हैं। इस प्रकार इनमें से आपको छांटना है। देखते हैं कौन कौन कैसे छांटता है। मेरा मूल मकसद है कि आप में ज्ञानवर्धन खुद की क्षमता के आधार पर हो, आप अपने हिसाब से उत्तर दें। फसल किसे कहते हैं? आपके खेतों में जो फसलें अलग अलग प्रकार की खड़ी होती है उसे फसल कहते हैं, तो उसके बारे में अपने आप खुद को लिखना पड़ेगा, खुद को ही आपको लिखना होगा। जुताई किसे कहते हैं? तो खेत के अंदर ऐसे ऐसे आप ट्रैक्टर लेके जाते हो, ऐसे चलाते हो, ट्रैक्टर के पीछे, अभी एक ट्रैक्टर है यहाँ, मान लो यहाँ ट्रैक्टर था, ये इतने लिखे लेके आया था, पीछे उसकी क्या जुताई हो, यानी क्या कौन सा साधन लगाओगे कि ऐसे खेत में जुताई होगी। तो जुताई उसी कहते हैं जो खेत में आप ट्रैक्टर से जुताई करते हो, वो जुताई कहलाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। उर्वरक किसे कहते हैं? फैक्ट्री में जो रासायनिक खादों के रूप में काम में वो जो बनते हैं और जो खेत में हमारे डाले जाते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, ध्यान रखना, ये कारखानों में फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ है जो रासायनिक तत्वों से बनते हैं, जिनको हम उर्वरक कहते हैं, और ये हमारे खेत में डाले जाते हैं किसी भी रूप में कीटों को नष्ट करने के लिए, फसल की जो उत्पादन क्षमता उसको बढ़ाने के लिए। जिसमें आपको मैं साधारण उदाहरण बता देता हूँ, DAP, यूरिया, अन्य प्रकार इसके साथ के जो प्रोडक्ट आप पैकेट में लाते हो, जैसे स्प्रे जो आप साधारण बोलते हो, स्प्रे जिसको दवाई बोलते हैं हम करने वाली, तो ये वाली ये सारे क्या है, उर्वरक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये क्या है, रासायनिक उर्वरक है और फैक्ट्री में बनते हैं। आप अपने खेतों में किन किन फसलों को उगाते हुए देखा होगा आपने अपने खेतों में? तो आप अपने खेतों में जाओ, घूम के आओ, प्रश्न आगे आ गया ये सेमी, आप अपने खेत में घूम के आओ, आपके खेत में आपको क्या क्या फसलें दिखाई देती हैं उनके बारे में लिख दो। या फिर आप पहले कभी गए हो 2-4 महीने पहले, तो कौन सी फसलें आपको खड़ी हुई मिली थी, उन फसलों के बारे में लिख दो कि ये हमने उगाई थी, या मेरे मम्मी पापा खेत में, दादा दादी यही उगाते हैं। खरीफ की फसलें कौन सी है, मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, इसको बोलते हैं सावणी की फसलें, और सावणी की फसलें होती है खरीफ की फसलें, तो आप उनको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आपको गेहूँ की खेती करनी है, बुआई से लेकर अनाज के भंडारण तक की पूरी प्रक्रिया लिखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेहूं को बीजना है, बीजने के बाद भी उसको क्या करना होगा, कचरा साफ करोगे, पानी दोगे, क्या क्या करोगे, निराई गुड़ाई करोगे, उसमें और भी कुछ अन्य प्रकार के जो काम करने हैं वो करोगे, उसकी कटाई करोगे, उसका थ्रेशर में से कचरा अलग करोगे, दाने अलग करोगे, उसके फिर दानों को निकालोगे, पैकेट बनाओगे, बोरियों में डालोगे, जो सारी प्रक्रिया आपको ध्यान में होगी वो आपको लिखनी है। और अंत में ये चित्र आ गया, इस चित्र को आपको बनाना है। ये चित्र एक गेहूं के पौधे के जैसा दिख रहा है देखने में, तो इस चित्र को बनाना, जो भी आपको पौधा दिख रहा हो इस चित्र को बनाना, उसमें कलर करना है। और आगे वाला कार्यपत्रक हम चल रहे हैं आगे वाले कार्यपत्रक की ओर, तो देखते हैं आगे वाला कार्यपत्रक हमें क्या कह रहा है। सूक्ष्म जीव वाले पाठ में से लिया गया है, तो इसमें से सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है, एक छांटना है। 3 सूक्ष्म जीव है और एक नहीं है। दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, वो ध्यान रखना है। आपके घर में शाम को दूध बनता है, दही बनता है, या क्यों जब भी बनता है तो दूध लेके आते हो, दूध से आप बना देते हो दही, तो दही क्यों बदलता है वो आपको पता लगाना है। कौन सा उसमें जीवाणु होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है या कवक होता है, और साइनोबैक्टीरिया किसकी स्थिरीकरण के कारण होता है, तो आपको इसमें पता लगाना है। मादा एडीज मच्छर है वो काट जाती है तो आपको क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, या रोग का नाम बताना है। मादा एक मच्छर होती है एडीज, वो काटती है तो कौन सा रोग होता है, आपको पाठ पढ़ने पर पता चलेगा। अब एक प्रश्न आ रहा है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग बताने हैं, तो आप यहाँ पर लिख लेना जीव, जैसे यहाँ मक्खी से होने वाला रोग, मच्छर से होने वाला रोग, जीवाणुओं से होने वाला रोग, विषाणुओं से होने वाला वायरस या जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु वायरस, और कवकों से अन्य प्रकार के जो भी है उनसे यहाँ पर जो रोग हो गए उन रोगों के आप नाम लिस्ट बनाओगे। कहाँ पर से, किताब में देखोगे, पुस्तक में से पढ़ोगे और बनाओगे। अब आता है फूड पॉइजनिंग क्या होती है। तो फूड का मतलब क्या होता है बताओ भाई। फूड का मतलब होता है भोजन, भोजन यानी हम जो खाते हैं। पॉइजन का मतलब क्या होता है, पॉइजन का मतलब होता है जहर। क्या होता है, जहर। तो कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, आप इसके बारे में खुद लिखोगे। मेरा एक ही मकसद है कि आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी अपने दिमाग से लिखो। फूड का मतलब भोजन, और भोजन के अंदर जहर, जहर का मतलब ऐसे बाहर का जहर मत मिलाना,
डॉक्टर कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, आपको भोजन नहीं पच रहा है। आपने पी लिया दूध, क्या पी लिया? दूध पी लिया, और दूध के ऊपर खा लिए खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थों में क्या खा लिया? अचार खा सकते हो, नींबू खा लिया, या कुछ अन्य ऐसी चीज़ें खा ली, टमाटर वगैरह। तो ये बताओ, खट्टे पदार्थ और ये दूध है, इन दोनों का क्या नहीं होता? मेल नहीं होता। जैसे मेल नहीं होता तो ये इसके साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, रासायनिक क्रिया करेंगे, और आपके पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, गुड़गुड़ मचेगी, और आपका पेट खराब हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो वो किसी प्रकार का हो सकता है, बासी खाना खाने से हो सकता है, गलत तरीके से खान पान करने से भी हो सकता है। तो आपको ये पता लगाना है, मैंने इसके बारे में बता दिया, और खुद को आपको 4-5 लाइनों में लिखना है। आगे चलते हैं, चित्र को समझिए और इसके बारे में बताइए। ये नाइट्रोजनिक है, उसका नाइट्रोजनीकरण का चित्र है, तो थोड़ा सा ये कठिन है चित्र, तो मैं आपको इसको सरल रूप में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ सरल रूप में बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए, आप इसको फिर समझ लीजिएगा। देखते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ नाइट्रोजनीकरण। सबसे पहले मैं आपको देखो नाइट्रोजनीकरण में यहाँ क्या दे रखा है, वो देखो नाइट्रोजन में यहाँ ले चलता हूँ। यहाँ मान लो, यहाँ मैं रख देता हूँ, पहले क्या है, ये एन लिख दिया मैंने, क्या था? नाइट्रोजन था। कहाँ था? वायुमंडल में खुला था मान लो, और यहाँ वायुमंडल में खुला था, यहाँ एक पौधा लगा दिया। क्या लगा दिया? पौधा लगा दिया। नाइट्रोजनीकरण के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पौधा लगा दिया, चने का पौधा लगा दिया मान लो, चने का पौधा या मूंग का पौधा, जो दाल के पौधे हैं वो ज़्यादा नाइट्रोजनीकरण का जमीन में डालते हैं। तो अब ये पौधा है, उसको क्या करेगा? वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचेगा। तो ये यहाँ पर पौधा लगा दिया मैंने, ठीक है, ये पौधा है, इस पर पत्तियां लगा दिया। अब देखो यहाँ पर एक कोई भी गाय आएगी या बकरी, जो भी कुछ आएगी, एक पशु आएगा। अब बताओ, इसको गाय खाएगी कि नहीं खाएगी? बकरी खा जाएगी, या गाय आ गई, बकरी आ गई, जो भी आया पशु आया खाएगा, ऊपर से खा गया। अब इसने एक नाइट्रोजन कण दो तरीके से लिया, एक तो यहाँ पर था जो पौधे के अंदर था, एक यहाँ पर है वो जड़ों के अंदर है। जड़ों वाला गाय खाएगी क्या? जड़ों वाला तो गाय खाई नहीं, जड़ों वाला जमीन में चला गया। जड़ों वाला कहाँ चला गया? जमीन में चला गया। और जो पत्ते वाला था उसको गाय खा गई। अब गाय खाने के बाद में कुछ दिन बाद में गाय मर गई, तो गाय के अंदर नाइट्रोजन कण था, वो क्या हो गया? गाय से मरने के बाद में किस में चला गया? भूमि में चला गया, ठीक है। और यहाँ पौधे के द्वारा भी भूमि में चला गया। ये भी हो सकता है, पौधा मर गया और ये जड़ों वाला था, वो जड़ जमीन में रह गया, और गाय मरने के बाद में भूमि में जाएगा। ये भी भूमि में गया और ये भी भूमि में गया, क्योंकि गाय फिर धीरे धीरे तत्व वो क्या हो जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पर फिर फसल बीजेंगे तो इसमें आ जाएगा। ये जो भूमि वाला किस में आ जाएगा? दोबारा फसल बीजेंगे तो आएगा, या बरसात आएगी तो ये बाहर निकलेगा नाइट्रोजन गैसों के साथ, और फिर वो वायुमंडल में मिल जाएगा। तो ये चक्कर क्या होता है नाइट्रोजन का? इधर से इधर घूमना, मतलब वापस चलता रहना, इसे चारों तरफ घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। अब एक इसी को मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, एक अलग रूप से। मैं ले लेता हूँ पानी। क्या ले लेता हूँ? पानी। तब समझ में आएगा आपको। पानी को आप ले जाकर रख दिया आपने फ्रिज में, क्या बन गई फ्रिज में? बर्फ बन गई। क्या बन गई? बर्फ। इस बर्फ को आपने लाकर क्या कर दिया? शिकंजी बना ली। क्या बना ली? शिकंजी बना ली। शिकंजी बना ली तो क्या बन गया? वापस पानी बन गया, मीठा हो गया। चलो इसमें मिलाओ ना, सिर्फ बर्फ को आप वापस छोड़ दो। क्या कर दो? वापस छोड़ दो। कैसे? फ्रिज को बंद कर दो। पहले पानी रख के फ्रिज चलाया तो बर्फ बन गई, बर्फ को बंद कर दो तो वापस क्या बन जाएगा? पानी। इस पानी को लेके जाओ आप चूल्हे पर रख दो और नीचे आग जला दो, क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगी। क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। और भाप है, उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दो। प्लेट रखने पर वो क्या है? उसके ठंडी प्लेट के लगेगी तो वहाँ पानी बन जाएगा। देखा होगा आपने। तो इस प्रकार ये क्या है? पानी की प्रक्रिया चल रही है। ये है जल का चक्कर। किसका चक्कर है? जल का चक्कर। तो इसी प्रकार वो नाइट्रोजन का चक्कर था। हो सकता है आपके दोनों ही आए, जल का चक्कर भी आ जाए आगे के प्रश्नों में। तो मैंने इसको समझाने के लिए किया कि नाइट्रोजन है वो कहाँ जाती है, एक तंतु से। इसमें आगे इसे निशान बहुत सारे लगा रखे हैं, तो आपको थोड़ा गौर करना। इधर जा रही है, वापस इधर आ रही है, जन भूमि में गई, भूमि से वापस वायुमंडल में आ गई, वायुमंडल से भूमि में चली गई, पेड़ पौधों में गई, पेड़ पौधे जीव जंतुओं में चली गई। इस प्रकार ये घूमती घूमती हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश की है वो कुछ हद तक ठीक होगी।
अगर आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने 5 मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। 5 मित्रों में व्हाट्सएप ग्रुप कर या जहां भी आप शेयर कर सकते हो, शेयर कर दीजिए। तथा चैनल का सब्सक्रिप्शन यानी लाल बटन है, वो सब्सक्रिप्शन वाला बटन है, वो दबा के साथ में यहाँ घंटी बनी है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 2 का पार्ट 3 का नया वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नया वीडियो जब लेके आऊँगा तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।